हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ दीपक ठाकुर और आज हम हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हम लेक्चर 8 पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बाकी जो मैकेनिज्म है वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट था या फिर लॉकडाउन क्या होता है या फिर उससे रिलेटेड और चीजें लीगल एड कौन सी क्या चीजें लीगल हैं क्या इलीगल है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली मैकेनिज्म। अब देखो, हमने देखा था कि स्ट्राइक्स हो रही है, वर्कर्स के पास हथियार है स्ट्राइक करने का, एम्प्लॉयर के पास हथियार है लॉकआउट करने का। ठीक है, लेकिन इस सब से बचा कैसे जा सकता है कि इस सब की नौबत ना आए, बिकॉज इसमें वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों का ही नुकसान होता है। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने मैकेनिज्म दिया हुआ है। उसने मैकेनिज्म दिया है कि कैसे आप इसे रिजॉल्व कर सकते हो ताकि ये सारी सिचुएशंस ना फेस करनी पड़े। ठीक है, सो हम फिर यही सारा मैकेनिज्म आज देखेंगे कि क्या कुछ इस मैकेनिज्म में है, कैसे इंडस्ट्री में आने वाले डिस्प्यूट को या जिसका अंदेशा हो कि ऐसा डिस्प्यूट आ सकता है उसको कैसे उसका निपटारा किया जाता है या फिर रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो आपको मैं इस वीडियो के साथ में हैंड आउट भी दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे सक्सेस ट्री पे आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इस लेक्चर के साथ साथ आपको जो जरूरी है वो ये है कि आप जाके फिर हमारा वो हैंड आउट भी पढ़ें। ठीक है, हैंड आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके अभी टेस्ट भी होने, टेस्ट सीरीज भी चलने वाली है, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आप लोगों के जो भी क्वेरी कंसर्न्स है वो मैं ऑलरेडी देखता रहता हूँ हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आपको वो कमेंट बॉक्स में जाके हमेशा बताते रहना कि क्या आपके क्वेरी कंसर्न्स है। एंड आज अपने लाइव चैट में हमेशा कोशिश करो कि हमेशा लेक्चर को लाइव देखो, तो सो दैट आपके लाइव चैट में जो भी डाउट क्वेरी कंसर्न आए मैं वहीं पर ही आपको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, बिकॉज अभी मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो लाइव चैट का हमारे पास ऑप्शन है कि लाइव चैट के थ्रू हम ये सब कुछ कर सकें। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज देखो, बेसिकली जो हमने देखा था कि स्ट्राइक, लॉकडाउन, हड़ताल, ये सब कुछ हो रहा है। बट इस सब से कैसे बचा जा सके, इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। एंड उस मैकेनिज्म को अगर हम ब्रेक करें तो 3 पार्ट में वो ब्रेक हो जाता है। एंड ये सारा बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो प्रोविजन या जो मैकेनिज्म दिया है या फिर जो सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से हमने ब्रेक किया है। ठीक है, तो पहला इसमें होता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन बेसिकली होता है कि आपस में बातचीत करके रिजॉल्व करके कोशिश करें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। ठीक है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच की बात होती है। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के लेवल पे रखा जाता है बात को। ठीक है, कि उसी के लेवल पे जो भी डिस्प्यूट है वो आपसी बातचीत से रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, आर्बिट्रेशन बेसिकली होता है, आर्बिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम तीसरे बंदे को भी बुला लेते हैं कि हम दोनों से ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जैसे एम्प्लॉयर हो गया हमारा और एम्प्लॉय हो गया, ये कहते हैं अब हमारा डिस्प्यूट ऐसा हो गया कि हम आपस में सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये फिर ये थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, तो वो गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर ये किसी ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐसी किसी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं जिनको जिसके ऊपर इन दोनों को भरोसा हो। ठीक है, एंड तीसरा इसमें होता है एडजुडिकेशन। ये आप लोगों को ऑलरेडी इसका बहुत बार सुना होगा आपने। जो भी लीगल इश्यूज होते हैं, जो भी कोर्ट में डिसाइड होते हैं, वो सारे बेसिकली एडजुडिकेशन में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो आपका लेबर कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हो या नेशनल ट्रिब्यूनल हो, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, एंड ये कैसे काम करता है ये सारा मैकेनिज्म, वो हम वन बाय वन देखेंगे। अभी हम कॉन्सिलेशन से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सिलेशन में क्या प्रोसेस रहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर। एंड ऐसे ही फिर हम आगे भी चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। फर्स्ट हमारा रहेगा कॉन्सिलिएशन। ठीक है, देखिए मैं पहले हमारा ये जो प्रोसेस है, कॉन्सिलिएशन हो गया, चाहे कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस हो गया या फिर हमारा प्रोसेस हो गया आर्बिट्रेशन का या फिर एडजुडिकेशन का। ये सब कुछ हम करने से पहले सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो बोलता है वो कहता है कि सबसे पहले इन सब में पढ़ने से पहले आप क्यों नहीं ये कोशिश करते कि ये आप लोगों के आपकी फैक्ट्री के लेवल पे या आपकी इंडस्ट्री के लेवल पे ही ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाए। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है कि जिन फैक्ट्रीज में, जिस इंडस्ट्रीज में, जिन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में जो है 100 से ज्यादा अगर एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको वर्क्स कमेटी बनानी है। वर्क कमेटी बोलते हैं हम इसको, वर्कर्स कमेटी भी बोलते हैं, जहां पर दोनों की रिप्रेजेंटेशन होगी। वर्क एम्प्लॉयर भी होगा और
एम्प्लॉय भी होगा, ठीक है। तो कामगार और मालिक दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है इस कमेटी में। एंड ये जो छोटे मोटे डेली के इश्यूज आते रहते हैं इनके पास, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए ये बना है, ठीक है। तो चाहे वो सेफ्टी का इशू हो, चाहे वर्कर्स की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बढ़ाने के रिगार्डिंग कुछ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हो, ठीक है। एंड ऐसे ही कुछ और अगर काम कर जो काम से रिलेटेड बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे आप अगर सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी कि आपको इस तरह की डिजीजेस हो जाएं। अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो अलग तरह की वहाँ पे डिजीजेस की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो सब कुछ ये हैंडल कर सके, ठीक है। सो वैसी चीजें रहती हैं। एंड अच्छा माहौल बना रहे, लाइटनिंग रहे, ठीक है। ऐसी ऐसी जो सैनिटेशन वगैरह की चीजें, ये सब कुछ या छोटे जो लेवल, जो इनके लेवल पे रिजॉल्व हो जाने वाली चीजें, उन सब का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये वर्कर्स कमेटी इस चीज का ध्यान रखती है। बेसिकली ये इसलिए बनी है ताकि जो, देखो होता क्या है कि छोटे छोटे इश्यूज ही मिलकर बाद में बड़े इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश यही होती है कि ऐसे कोई डिस्प्यूट बाद में, अब एक वर्कर को हो सकता है उसको बीमार हो गया वो बिकॉज ऑफ सम इनहेलिंग ऑफ सम हैजार्डियस केमिकल या हैजार्डियस गैस, ठीक है। तो और दूसरे को हो सकता है उसका मशीन में किसी पार्ट की खराबी से उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी को सैनिटेशन वगैरह की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो सबके अलग अलग कंसर्न्स हैं, लेकिन फिर जब ये सब कुछ जब ये सारी डिससेटिस्फेक्शन एक साथ इकट्ठी हो जाती है, तो वो किसी ना किसी का डिस्प्यूट का रूप ले लेती है। तो वो सब कुछ ना हो, इस करके वर्कर्स कमेटी या वर्क कमेटी कोशिश करती है कि अपने लेवल पर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बाय पार्टी का प्रोसेस है, मतलब जहां पर सिर्फ दो ही पार्टीज इन्वॉल्व है, एक हमारा वर्कर और दूसरा एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये दोनों आपस के अपने ही लेवल पे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम अब देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज पे हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री के लेवल पर या इंडस्ट्री के लेवल पर वहीं पर ही आपस में बात या सुलझा लें, ठीक है, और इसके आगे ना बढ़ना पड़े। लेकिन होता ऐसा नहीं है, मोस्टली हमने देखा है कि अब देखो कई और इश्यूज होंगे, वेजेस का इश्यूज होगा, बोनस का इश्यूज होगा, जैसे हम स्ट्राइक और रिट्रेंचमेंट वगैरह में डिस्कस कर रहे थे, या किसी को नौकरी से निकाल दिया, तो वो बड़े डिस्प्यूट्स है, तो वो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें आगे के लेवल पे ही जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि अब क्या क्या हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री के लेवल पे, फैक्ट्री के लेवल पे या वर्कर्स कमेटी के लेवल पे तो जो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, उसको हम आगे कैसे अब रिजॉल्व करें। अब आप क्या करते हो, कॉन्सिलिएशन बिठाते हो। कॉन्सिलिएशन बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा एम्प्लॉयर हो गया और ये हमारा एम्प्लॉय हो गया, इस इन दोनों ने, अब दोनों की आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, तो ये तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं। एंड इन दोनों को इस पे भरोसा है कि ये अच्छा बंदा है एंड ये हमारा जो इशू है, जो डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। दोनों अपनी बात जो है वो इसके सामने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव दोनों यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली टाइप ऑफ स्टेट इंटरवेंशन भी होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि स्टेट इंटरवेंशन इस तरह से, जो कॉन्सिलिएशन है, यहाँ पर हमने गवर्नमेंट ने या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने प्रोविजन बनाया हुआ है कि कैसे कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्रोसेस है, तो ये बात अब आगे बढ़ चुकी है, ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बात की बीच की बात नहीं रही, अब इसमें गवर्नमेंट भी आ गई। तो गवर्नमेंट इसमें अपना ऑफिसर से अपॉइंट करती है, ठीक है, जिसको हम कॉन्सिलिएशन ऑफिसर बोलते हैं। वो अपने इंडस्ट्री वाइज भी हो सकता है, एक ही इंडस्ट्री में दो तीन, डिपेंडिंग की, अगर काफी सारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल हब है, तो वहां पे एक से ज्यादा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर भी हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जो है अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। तो वो फिर प्रोसेस चलता है, फिर ये हमारा कॉन्सिलिएशन है। अब उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहली जो स्टेज है कॉन्सिलिएशन, अगर हमने कॉन्सिलिएशन का तरीका अपनाया है, ठीक है, जैसे तीन तरीके हैं ना, कॉन्सिलिएशन, दूसरा आर्बिट्रेशन और तीसरा एडजुडिकेशन, ठीक है, जब कोर्ट वगैरह की बात आ जाती है। तो कॉन्सिलिएशन के भी हम तरीके पे देखेंगे। कॉन्सिलिएशन के तरीके में पहला हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। एंड कितने होंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दे विल सी कि कितने रिक्वायर्ड है। अब इनका मेन पर्पस होता है कि एमिकेबली का मतलब होता है कि
आपसी राजीनामे से, आपसी मेल भाव से जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है उसका रिजॉल्व कर लें। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको पावर ऑफ सिविल कोर्ट भी होती है। तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट मतलब जो ये ऑफिसर होल्ड करता है, जो ये ऑफिस होल्ड करता है, उसके पास पावर है कि वो किसी को सम्मन करके बुला सकता है, किसी भी पार्टी को रिकॉर्ड मंगवा सकता है। ठीक है, इस तरह के और भी प्रोविजंस है, वो हैंड आउट में मैंने डिटेल में दिए हैं, एक बार हैंड आउट जरूर रीड कीजिएगा आप। ठीक है, सक्सेस ट्री चैनल पे जो हमारा हैंड आउट अवेलेबल रहेगा वहां पे जाके देख लेना है आपने। पार्ट 1 में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये पार्ट 2 का हैंड आउट रहेगा, तो ये आप वहां पे देख लेना। ठीक है, तो अगर इसके लेवल पे बात सॉल्व कर जाता है, अगर ये कामयाब हो जाता है आप दोनों को आपस में बिठा के बात करने में, अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर ये अपना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा दोनों के बीच में, दोनों पार्टी साइन करेंगी कि ये वाली सारी बातें हैं, हमारा जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो गया और ये सारा एग्रीमेंट है हमारा। ठीक है, जो मेमोरेंडम हमारा बन गया। अब ये जो मेमोरेंडम इन्होंने ये दोनों पार्टी साइन करेंगी, ठीक है, एम्प्लॉयर भी साइन करेगा और एम्प्लॉय भी साइन करेगा। फिर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये गवर्नमेंट्स को भेज दिया जाएगा काउंसिलेशन ऑफिसर के थ्रू कि सर देखो मैंने जो ये डिस्प्यूट हुआ था अपने लेवल पे रिजॉल्व करवा लिया है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेज सकता है वो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर था। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली इनको फिर भेज देता। ठीक है, एंड ये इसको काम क्या करना है, ये 14 दिन के अंदर अंदर ध्यान रखना है इस चीज को, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। वैसे हमारे एपीएफओ के एग्जाम में थोड़ा सा जनरल ऑब्जेक्टिव वे में पूछते हैं, तो बस आपसे बेसिकली ये पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट में कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे भी पूछते तो हमें ये ध्यान रखना है कि 14 दिन के अंदर अंदर इसको अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देनी होती है, चाहे सेटलमेंट हुआ है चाहे सेटलमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अपना जो सेटलमेंट है ये फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, ये फोर्स नहीं करेगा, ये दोनों को आपस में बिठाएगा, दोनों आपस में बेसिकली दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। आपस बस क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है तो ये दोनों की बात करवाता है एंड दोनों आपस में खुद ही सेटलमेंट करता है। ठीक है, एंड एक बार सेटलमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट साइन हो गया, तो फिर ये दोनों पार्टीज के ऊपर जो है बाइंडिंग हो जाएगा। बाइंडिंग हो जाएगा मतलब दोनों को मानना पड़ेगा फिर एग्रीमेंट कि एक बार साइन हो गया, अब आपका एग्रीमेंट अब आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात है। एंड एक और बात बता दूं, ये जो कॉन्सिलेशन का सारा प्रोसेस होता है ये सारा होता है सेटलमेंट के लिए। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा ये कि जो कॉन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है, कॉन्सिलिएशन के अंदर जो जैसे जो हमारे ये कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने जो ये सेटलमेंट कराया, ये जो डॉक्यूमेंट दोनों में साइन कराया, एग्रीमेंट साइन कराया, इसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सेटलमेंट है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये है सेटलमेंट। एंड इसी तरह से दूसरा जो आपका आर्बिट्रेशन है, हम आगे बात करेंगे डिटेल में, मैं फिर से डिस्कस करूंगा, सब कुछ हम रिवाइज करेंगे सारे को। आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, ठीक है, चाहे कोर्ट वगैरह के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो इस यहाँ से जो ये जजमेंट पास करते हैं उसको अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, कि वो जो जजमेंट आया वो अवार्ड है। ठीक है, और जो क्योंकि कॉन्सिलेशन का जो प्रोसेस है ये तो आपस में किया जा रहा है, तो ये सेटलमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मुन्ना भाई दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट कराता है ना, तो उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन जब बात कोर्ट में चली जाती है तो वो हमारा जो है वहां से जब जजमेंट आता है तो उसको हम अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, मैं आगे भी इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आप बस समझते चलिए। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे। जी, नेक्स्ट है हमारा बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। अब देखो, कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने, वो क्या था, हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो अपॉइंट कर देते हैं इंडस्ट्रीज की, कितने अगर इंडस्ट्रियल हब है बड़ा है तो वहाँ पे एक से ज्यादा 2-3 भी हो सकते हैं, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, वो परमानेंट पोजीशन है कि एक ऑफिसर रहेगा जो इस चीजें सब पे निगरानी रखेगा और सब कुछ जो है डिस्प्यूट को एमिकेबली आपसी भाईचारे से रिजॉल्व करने की कोशिश करे। बिकॉज वहीं पर ही बात खत्म हो जाए तो अच्छा, अदरवाइज स्ट्राइक होगा, लॉकडाउन होगा तो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट होगा, देन स्टेट को और फिर नेशन को भी इफेक्ट होता है, तो ये परमानेंट पोजीशन बनाई गई है। लेकिन अगर उसके लेवल पे बात नहीं हो पाती तो नेक्स्ट लेवल होता है कि एक और भी ज्यादा एक लोगों को इन्वॉल्व करना। मतलब अभी तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑफिसर था, लेकिन आप पूरा बोर्ड ऑफ बना देते हो, अब पूरा बना देते हो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिया हुआ है। बट ये जो बोर्ड है ये परमानेंट नहीं होता। जैसे हमारा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर था ना, वो परमानेंट था, उसकी पोस्ट हमेशा रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आता ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन है ये गवर्नमेंट देखती है कि अगर उनको लगता है कि अगर हम
इस डिस्प्यूट को, इस इंडस्ट्री में, इस फैक्ट्री में जो डिस्प्यूट हुआ है, इसको रिजॉल्व कराने के लिए अगर हम एक बोर्ड का गठन कर दें, एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन बना दे, तो हो सकता है ये डिस्प्यूट यहाँ पे इजिली रिजॉल्व हो जाए। बेसिकली कॉन्सिलेशन का प्रोसेस जो है टाइम बचाने के लिए होता है, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाओगे या और लीगल इशू में पड़ोगे तो बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज होगी, लेबर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेबर छुट्टी करके कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकती, यूनियन इतना पैसा खराब नहीं कर सकती वर्कर्स का, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल तरीके से कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने का एक तरीका रहता है, ठीक है। और ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये जब जरूरत पड़ती है तो एड हॉक बेसिस पे, मतलब जब जरूरत पड़ती है तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ट्राई पार्टी बॉडी। हमेशा याद रखना, आगे आपको क्वेश्चन यूपीएससी में क्वेश्चंस अगर थोड़ा घुमा फिरा के देने की कोशिश की जाए तो हम बड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग से एक एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में कर रहे हैं, तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना ट्राई पार्टी के बारे में, हमेशा आपके दिमाग में, मैंने पहले भी हमेशा पिक्चर्स वगैरह का यूज करके आपको समझाने की कोशिश की है, ट्राई पार्टी की बात होगी तो हमेशा तीन पार्टीज उसमें आएंगी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मैंने बात किया कि जो परमानेंट कमीशन नहीं है, लेकिन एडहॉक बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे या नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट करती है इसको, कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इसको बनाती है। तो जब गवर्नमेंट का नाम आ गया तो ऑटोमेटिकली ये ट्राई पार्टी बॉडी हो गया, ठीक है। एंड इसको भी हमारा जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर उसकी तरह सिविल कोर्ट की पावर रहती है, ठीक है। एंड इसमें एक खास बात ये ध्यान में रखना कि ये जो है खुद से वॉलंटरी कोई केस इसके ऊपर नहीं आता है, इसके पास केस भेजा जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके पास पहले बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगी जब उनको लगता है कि ऐसा ये जो इशू है ये बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन को बनाए अगर हम, तो उससे रिजॉल्व करवाया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये बोर्ड का गठन करेंगे एंड फिर वो इस बोर्ड को बोलेंगे कि ये डिस्प्यूट आया है, इसको आप रिजॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता है, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी ये बना हुआ है और उसके पास ऑटोमेटिकली केस आ रहे हैं, वॉलंटरी काम नहीं होगा, ठीक है। अपने आप से खुद से काम नहीं उठाएगा, इसके पास काम भेजा जाएगा, ठीक है। तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भेजे या स्टेट गवर्नमेंट भेजे, जिसने भी इसको बनाया, ठीक है। एंड इसको अपनी रिपोर्ट जो है 2 महीने के अंदर अंदर देनी है। ध्यान रखना, हमारा जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर था उसको कितने टाइम में देनी थी, 14 दिन में। इसको कितने टाइम में देनी है, 2 महीने में, ठीक है। एंड इस बोर्ड का, क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ जो मेंबर्स है वो बढ़ गए, तो आपको एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट चेयरमैन से यहाँ मतलब है कि गवर्नमेंट खुद से किसी को भी एम्प्लॉय कर सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हो या कोई भी, ठीक है। तो वो चेयरमैन हो जाएगा। एंड उसके अलावा और मेंबर्स भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करने की वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सबकी रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दोनों की यहाँ पे रहे, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब तक कॉन्सिलेशन का प्रोसेस चलेगा, चाहे कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास चल रहा है, चाहे बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के पास चल रहा है, ना वर्कर ना एम्प्लॉयर स्ट्राइक करेंगे, ना लॉकडाउन होगा, ठीक है। तो जब तक इनके पास मामला चल रहा है, बातचीत चल रही है, तब तक कोई स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, ठीक है। एंड ये अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे अनलॉफुल लेबर एक्टिविटी माना जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास तो हो गए कॉन्सिलेशन का, हमने देख लिया प्रोसेस। कॉन्सिलेशन में 2 चीजें थी, एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर और एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो देखो अब क्या हो गया, हमने कॉन्सिलेशन देख लिया है एंड कॉन्सिलेशन के बाद हमने कॉन्सिलेशन ऑफिसर और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन देख लिया है। अब इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये डिस्प्यूट बड़ा है और यहाँ पर उनको बीच में पड़ना ही पड़ेगा, तो वो देखते हैं कि अब इस डिस्प्यूट को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करवाया जाए एंड देखा जाए कि इसको कैसे और रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो वो फिर एक बनाते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अभी बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होती है, मतलब ये बस जाएगी, जांच पड़ताल करेगी कि एक्चुअली में डिस्प्यूट है क्या, क्यों हो रहा है और क्यों आपस में रजामंदी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अब ये जो अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपॉइंट कर सकता है एंड जैसे यहाँ पे दिया है 1 एंड मोर पर्सन भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड चेयरमैन होगा, उसके बाद फिर 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स इसमें रहेंगे। अब ये 6 महीने के अंदर अंदर अपनी जो है रिपोर्ट दे देगी गवर्नमेंट को कि देखो सर, ये हमारे पास सामने निकल के आया, ये वजह है डिस्प्यूट की और ये वजह है कि जिसकी वजह से डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कॉन्सिलेशन के थ्रू नहीं हो पा रहा है, या वैसे आपस में भी ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात ये रेड लाइन में, ये देखो रेड फॉन्ट में, कि अब जैसे हमने बात किया था कॉन्सिलेशन के टाइम पर, जब तक कॉन्सिलेशन का प्रोसेस चल रहा है तब तक आप लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, लॉकडाउन पे नहीं जा सकते। बट यहाँ पर ये स्ट्राइक और लॉकडाउन का राइट जो है वो बना हुआ है। जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है तब तक वर्कर्स भी फ्री है और एम्प्लॉयर भी फ्री है कि वो
अपना स्ट्राइक और लॉकडाउन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज वैसे भी देखो ना 6 महीने का टाइम लग रहा है, तो 6 महीने तक इंक्वायरी, अब तो ये 6 महीने बोला है, ये बढ़ भी जाता है टाइम, ठीक है। अगर इंक्वायरी ज़्यादा टाइम मांग ले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, तो ये बढ़ भी जाता है। तो अब यहाँ पर स्टेज पे जाके गवर्नमेंट देखेगी कि अब ये जब रिपोर्ट इनके पास आएगी 6 महीने के अंदर, तब आप ये देखेंगे कि अब क्या डायरेक्शन लेनी है, गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी। बिकॉज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अब क्यों यहाँ पर जरूरी हो गई है, बिकॉज ये डिस्प्यूट बढ़ा है। जैसे हमने बात किया था अपने लास्ट लेक्चर में मारुति सुजुकी के वर्कर्स के वायलेंट प्रोटेस्ट का, जहां पर एक जनरल मैनेजर ऑफ एचआर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं, आपस में बाकी सारे जो मालिक हैं फैक्ट्रीज के, वो भी डर जाते हैं कि हम ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो वहां पे गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, ताकि वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना बिजनेस करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, वर्कर्स को भी श्योरिटी रहे कि गवर्नमेंट उनकी बात सुन रही है। तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यही काम करता है। अब इसने ये देख लेना है कि अब इसको हम, ये डिस्प्यूट कैसा है, इसका नेचर कैसा है, और इसको कैसे सेटलमेंट करना है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद ये चीज देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फिर फर्दर सेटलमेंट कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, चलिए इसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि कॉन्सिलेशन के तरीके से अगर रिजॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर गवर्नमेंट भी देखता है कि साइड बाय साइड वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा देता है, एंड फिर वो देखते हैं कि हम क्या रास्ता अब ले। तो उसमें एक रास्ता होता है आर्बिट्रेशन, एंड इसके बाद हम एडजुडिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। आर्बिट्रेशन बेसिकली मध्यस्थता है, कि दोनों के बीचों में मध्यस्थता कराने वाला है। जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, तो इन लोगों ने, ये वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों ही हैं यहाँ पर, तो इन लोगों ने मिलके अब ये दो लोग फाइनल किए कि आप दोनों पे हमें भरोसा है, आप दोनों बैठो और एम्पायर का रोल निभाओ यहाँ पर, हम दोनों का ये डिस्प्यूट सेटल कराने के लिए, ठीक है। तो अब इनके पास ये चले जाते हैं। अब इनके पास एक बार चले गए आप लोग, तो फिर यहाँ पे क्या है कि वैसे तो ये कोई जुडिशियल पावर नहीं है इनके पास, कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसे हम पीछे बात कर रहे थे कि इनको कोर्ट की पावर्स रहेंगी, तो इनके पास कोर्ट की पावर नहीं है। लेकिन बिकॉज दोनों ने आपसी रजामंदी से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर ने आपसी रजामंदी से इनको बुलाया है, तो फिर उनकी रजामंदी से ही अपनी पावर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्योंकि दोनों की रजामंदी से बात डिसाइड हुई है कि अब जो ये फैसला देंगे वो माना जाएगा, ठीक है। तो इनका जो डिसीजन है फिर वो बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। इन्फोर्सेबल और बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब दोनों के ऊपर ये ये चीज सुनिश्चित हो जाएगी कि दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एक बार इसका डिसीजन आने के बाद, अब डिसीजन क्या होगा यहाँ पे, चैट कमेंट चैट लाइव चैट में मुझे बताइए क्या होगा। अब यहाँ आर्बिट्रेशन जो डिसीजन दे रहा है वो क्या होगा। हमने बात किया था कि अगर कॉन्सिलिएशन के थ्रू सेटलमेंट हो रहा है तो वो हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, अगर कॉन्सिलिएशन के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते थे सेटलमेंट, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि एडजुडिकेशन के थ्रू अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम इसको, जल्दी से बताइए लाइव चैट में। मैं आप लोगों के लाइव चैट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको साथ में वहीं पे रिप्लाई भी करता रहूंगा, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आर्बिट्रेशन पे आ गए हैं। आर्बिट्रेशन क्या करता है, ए फॉर अवार्ड देता है, ठीक है। जिन्होंने करेक्ट किया वेरी गुड, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट, जब कॉन्सिलिएशन के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे सेटलमेंट की बात चलती है। लेकिन जब एडजुडिकेशन की बात आ गई तो यहाँ पर जब भी सेटलमेंट जो भी जजमेंट देंगे उसको हम अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ये एग्जाम में बार बार आ जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आर्बिट्रेशन को एम्पायर भी बोला गया है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब एडजुडिकेशन में दो तरीके का एडजुडिकेशन होता है। एक तो होता है वॉलंटरी, कि जैसे मैंने ये पिक्चर आपको दिखाया कि दोनों आपस में रजामंदी से चले गए कि हम दोनों को इन दोनों जो पर्सन है, ठीक है, ये जो फ्रेंच कट है एंड ये, इन दोनों पे भरोसा है हमें, एंड आप दोनों को जो डिसाइड करोगे हमारे भले के लिए करोगे और हम उसे मान लेंगे, ठीक है। तो ये होता है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। लेकिन गवर्नमेंट भी कई बार इसमें इंटरवेन करती है कि नहीं, आप लोगों को पहले आर्बिट्रेशन करना चाहिए। बिकॉज हमने इंडिया में देखा है ये बड़ा पुश रहता है इस बात के लिए कि हम आर्बिट्रेशन में ना जाके हम डायरेक्टली कोर्ट से सेटलमेंट ले आए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि कोर्ट में सेटलमेंट से मत पड़ो आप लोग, बिकॉज वहां पे क्या रिलेशन खराब होता है। अब जैसे फैमिली की बात है, अगर हस्बैंड वाइफ है, कुछ डिस्प्यूट होता है, अगर आप एक बार पुलिस स्टेशन पहुंच गया, एक दूसरे के अगेंस्ट आपने केस कर दिया, तो फिर तो वो आप, अब कोर्ट अपना फैमिली डिस्प्यूट जो था वो फैमिली के बड़ों से बात करके किया जा सकता है रिजॉल्व। लेकिन अब आपने उसको एक्सलेट कर लिया, तो अगर वो कुछ सेटलमेंट होगा भी तो आपस में आपकी हमेशा की जो वो रिलेशन है वो हमेशा के लिए खराब हो गया, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री में भी होता है कि वो आपने, अब फॉर एग्जांपल किसी को डिस्चार्ज या डिसमिस या रिट्रेंच किया था एम्प्लॉयर ने,
आप कोर्ट ने उसको रीस्टेब्लिश कर दिया कि वापस आके काम कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर हमेशा उसको देख के उसको कभी भी पसंद नहीं आया कि इस आदमी को मैंने निकाल दिया था, दोबारा यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें ना हो, इस करके कोर्ट जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश करती है कि कंपलसरी आर्बिट्रेशन में चले जाओ, कि आप लोग अगर आपस में वॉलंटरी नहीं जा रहे हो, वॉलंटरी मतलब खुद से आप लोग नहीं इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन में चले जाएं, खुद से अपना इस बात के लिए सहमति नहीं है आपकी, तो गवर्नमेंट भी पुश कर देती है कि नहीं, आपको कंपलसरी जाना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं आपको पहले इसमें जाओ, इस प्रोसेस में इसके थ्रू सेटलमेंट कराओ, एंड फिर हम आगे फिर देखते हैं, ठीक है। तो कंपलसरी सेटलमेंट होता है। एंड यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें वॉलंटरी आर्बिट्रेशन अलग से अमेंडमेंट करके बाद में ऐड किया गया है, इसको हम देखेंगे, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी आ जाता है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे। एंड जो कंपलसरी एडजुडिकेशन है, इसको बेसिकली हम कंपलसरी आर्बिट्रेशन जो है, ये बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट ने अब आपको पुश कर दिया है, आप लोगों को जाना ही है, इसमें गवर्नमेंट खुद से अपॉइंट करेगी जो भी चेयरमैन है या वो, तो उसको एक तरह का हम एडजुडिकेशन भी कहते हैं, एक तरह से हम उसे कोर्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कंपलसरी आर्बिट्रेशन है मतलब जो गवर्नमेंट ने ही आपको पुश किया। आप देखो कोर्ट में कब जाते हैं, कोर्ट में कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, ठीक है। कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा कि आपका सेटल नहीं हो रहा तो आप कोर्ट जाओगे, आप कोर्ट में जज आप नहीं डिसाइड करते, तो यहाँ पर भी वैसे ही जब कंपलसरी आर्बिट्रेशन में आप जा रहे हो तो कौन हेड करेगा वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो ये काइंड ऑफ कोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कंपलसरी एडजुडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वॉलंटरी एडजुडिकेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। एंड देखो ये सब कुछ आप बस बड़े आराम से समझते सुनते चलो, जो भी आपके डाउट्स आ रहे चैट बॉक्स में उनका मैं आगे आंसर करता चलूंगा। एंड आपको हमेशा की तरह यहाँ पर मैं एक हाजमोला दूंगा, एंड में हम सारा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे काम करता है एक्चुअल में, आपको बड़े इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। बस अभी आप सुनते चलिए कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सुनते चलिए और समझते चलिए, और बस हैंड आउट को एक बार जरूर पढ़ लिएगा आप लेक्चर के बाद। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की मैं बात कर रहा था आपसे, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो है वो सेक्शन 10A में ऐड किया गया। देखो सेक्शंस वगैरह की हमें याद करने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने बोल दिया है तो कोई बात नहीं, हैंड आउट में मैंने दिया हुआ है सारे सेक्शंस वगैरह के बारे में, तो जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में जाना है वो यहाँ पे जा सकते हैं हैंड आउट में। बट जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको इस लेक्चर में कवर अप करवा रहा हूँ, बस आप इसको अच्छे से अगर ध्यान से समझ लेते हो तो याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमने आगे क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेगा। एंड जहां तक बात है समझदारी की, वो मैं आपको अभी समझाने की, वो मैं अभी हार्मूला जब आपको दूंगा तो सब हजम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी इसमें वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन देखो गवर्नमेंट ने देखा कि हम अगर इनको खुद से एक सिस्टम बना के दे दें ताकि ये आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जाएं एंड सेटलमेंट करवा ले अपने डिस्प्यूट का, क्यों कोर्ट के चक्कर काटने हैं, टाइम भी खराब होगा, पैसे भी खराब होगा, इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, अगर वहां से जो भी अवार्ड मिलता है वो भी दोनों को कभी राजी नहीं होंगे दोनों उसके लिए, बस वो क्योंकि कंपल्शन है, कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना पड़ता है, ठीक है। तो वो इशू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो ये सारा प्रोसेस जो है इस सारी जजमेंट के लिए बारे में कोशिश करेगा, और ये म्यूचुअली होता है, मतलब दोनों की रजामंदी से और दोनों के कहने से ही इसका स्टैब्लिश किया जाता है। एंड इसमें एक और बात बड़े ध्यान में देने वाली बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन आप तभी कर सकते हो जब तक आपका जो मामला है, जो आपका डिस्प्यूट है, वो आपने लेबर कोर्ट में फाइल ना किया हो, लेबर कोर्ट हो गया या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गया या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल हो गया। इस इस सारे एक बार आप कोर्ट के प्रोसेस में पढ़ के फिर आप ये वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, बिकॉज फिर तो अवार्ड ही आएगा यहाँ से, ठीक है, जो भी जजमेंट है वही आएगी। इससे पहले पहले करना है आपको ये काम, ठीक है, इससे पहले पहले आपको कोई चीज कर लेनी है। एंड जब तक एडजुडिकेशन का ये प्रोसेस चलेगा तब तक आप स्ट्राइक या लॉकडाउन कोई कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो भी अवार्ड आएगा, ठीक है, जो भी जजमेंट आएगी, अवार्ड आएगा, वो बाइंडिंग होगा दोनों के ऊपर, ठीक है, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं रिगार्डिंग ये प्रोहिबिशन ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकडाउन, हमने अभी तक देखा है सिर्फ जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रहा है उस समय पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टाइम पर स्ट्राइक और लॉकडाउन कर सकते हो। लेकिन जब तक उसके अलावा बाकी सारा जो प्रोसेस है, चाहे वो कॉन्सिलेशन का हो गया चाहे आर्बिट्रेशन का हो गया, उस समय आप
उस समय जो है आप ना स्ट्राइक कर सकते हो ना लॉकडाउन कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। सिर्फ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को छोड़ के बाकी किसी भी टाइम आप जो है स्ट्राइक और लॉकडाउन नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है कि आप वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को हायर करो एंड जिसपे आप दोनों को भरोसा हो, एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड ये सारा प्रोसेस जो है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल से या नेशनल ट्रिब्यूनल से पहले पहले आप लोगों को निपटा लेना है। उसके बाद अगर एक बार वहां चले गए कोर्ट में फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम आगे करेंगे इसको डिस्कस, और हैंड आउट में जरूर एक बार पढ़ लिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज क्लियर हो जाए, याद हो जाए। चलिए कंपलसरी एजुडिकेशन देख लेते हैं। देखो अब जो है वॉलंटरी आपस में रजामंदी से ये आर्बिट्रेशन नहीं कर पाए, सेटलमेंट नहीं हो पाए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कई बार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि गवर्नमेंट भी पुश कर सकती है, फोर्स कर सकती है इनको कि आप लोग नहीं, अभी भी आपके पास हम आर्बिट्रेशन का ऑप्शन दे रहे हैं। हो सकता है कई बार होता है कि दोनों एक जज के लिए एग्री नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक खुद से ही अपॉइंट कर देती है एक जज को, एंड फिर वो जब इसका जजमेंट आएगा, जैसे आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में हमने देखा, ये बाइंडिंग होगा दोनों के ऊपर, ठीक है। दोनों को मानना पड़ेगा, एक बार जजमेंट आ जाएगा। और जजमेंट क्या होता है यहाँ पे, जजमेंट को हम क्या बोलते हैं, अवार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि जो कंपलसरी एडजुडिकेशन है, जो कंपलसरी आर्बिट्रेशन है, बेसिकली जो कंपलसरी आर्बिट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम दूसरा नाम, जैसे मैंने आपको बोला था, दूसरा नाम इसको हम देते हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। तो दूसरा नाम इसका जो है एडजुडिकेशन है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट पुश कर रही है, गवर्नमेंट ने जज अपॉइंट करके दे दिया, तो अब सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये अब कंपलसरी एडजुडी आर्बिट्रेशन को, कंपलसरी आर्बिट्रेशन को हम एडजुडिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा। कंपलसरी आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एट एडजुडिकेशन, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक हमने देख लिया कॉन्सिलिएशन, जिसको हिंदी में हम समझौता भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको समझौता बोलते हैं। देखो कई सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आता रहता है कि सर आप हिंदी में भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दो जो हम हैंड आउट दे रहे हैं उसकी। देखो मैंने आप लोगों को बोला है, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारा पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू करेगा, तब हम कोशिश करेंगे आपको ये सब कुछ हिंदी में प्रोवाइड करने का। बट अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो में ही, लेक्चर में ही हिंदी में समझा दूँ, ठीक है। तो कॉन्सिलिएशन को हम समझौता भी बोलते हैं। और इसके बाद हमने देखा था जो आर्बिट्रेशन है, तो आर्बिट्रेशन वाला जो था उसको हम मध्यस्थता भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम मध्यस्थता भी बोलते हैं। एंड अब हम देखेंगे एडजुडिकेशन, जो मैंने आपको बताया था, जो है हमारा लीगल प्रोसेस, ठीक है। तो इन तीनों ये चीजें होगी। एंड एडजुडिकेशन की बात करूं उससे पहले एक और बड़ा कमेंट मेरे को बहुत बार देखने को मिलता है हमारे चैट बॉक्स में, लाइव चैट में भी, या फिर जो हमारा आप वीडियोस पे कमेंट करते हो। देखो हर लेक्चर के खत्म होने के बाद आपको वीडियो पे कमेंट भी जाके करना होता है, ताकि आपके जो भी क्वेरी क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको नहीं अच्छा लगा, या फिर जो आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, या फिर जो भी आपका डाउट है, वो कुछ भी पूछना चाहते हो, आपको वो भी वहां जाके नोट करना, ताकि मैं उसे भी देखता रहता हूँ। एंड फिर आपको जब नेक्स्ट लेक्चर होता है तो उसमें आके आंसर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही काम करना है। एंड ये क्वेरी मेरे पास बार बार आ रहा है, सर कितने लेक्चर और रह गए हैं, टोटल कितने लेक्चर हैं, लेबर लॉ अलग होगा या इंडस्ट्रियल लॉ। देखो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ ये हमारा साथ साथ चल रहा है। एंड जो हमारा सोशल सिक्योरिटी वाला इशू, सोशल सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, ठीक है, वो हम अलग से करेंगे, ठीक है। एंड इन दोनों के लिए अराउंड अभी मैंने जो प्लान किया है वो 14 to 15 लेक्चर प्लान किए हैं, और आज हमारा ये 8th लेक्चर है। तो आप ये लगा लो कि हम अब मिड में हैं, हम हाफ सिलेबस हमारा हो चुका है, ठीक है। एंड ठीक है, चलिए फिर आप नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके डाउट भी ले लिया मैंने यहाँ पर। एडजुडिकेशन जो है अल्टीमेट रेमेडी है। अब आपने कॉन्सिलिएशन भी देख लिया, अब आपने आर्बिट्रेशन भी करवा के देख लिया, मध्यस्थता भी करवा के देख लिया, अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा। अब फाइनल चारा यही है कि आप कोर्ट में आ जाओ, ठीक है, एंड कोर्ट से सेटलमेंट करा लो। अब कोर्ट क्या है यहाँ पर, लीगल अथॉरिटी, ठीक है। तो मतलब जो आपके जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो बोलता है 3 लेवल पर ये चीजें होती हैं। एक है लेबर कोर्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और एक है नेशनल ट्रिब्यूनल। अब तीनों को अलग अलग काम दिया गया है, अलग अलग तरह के डिस्प्यूट जो है ये लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। वो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, ये अब जो भी सेटलमेंट, ये जो भी जजमेंट देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अवार्ड, ठीक है। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब की इसमें ये जो लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल है, ये कैसे काम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेबर कोर्ट कैसे काम करती है। लेबर कोर्ट बेसिकली देखो उन सब वो, अब लेबर कोर्ट में जो मैटर आता है ना, वो बेसिकली वैसे मैटर है कि ऑलरेडी रूल स्टैब्लिश है उन चीज़ों पे, लेकिन वो चीज़ें
अप्लाई नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, चाहे एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है या चाहे एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, तो ये राइट डिस्प्यूट बोलते हैं इनको। जो लेबर कोर्ट के पास जाएगा उसको क्या बोलते हैं, राइट डिस्प्यूट। ठीक है, तो राइट्स डिस्प्यूट कैसे है कि ऑलरेडी आप लोगों ने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया हुआ था। स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है ये हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर में होता क्या है, बेसिकली ये चीज है कि आपसी रजामंदी से आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो जब इसके हिसाब से काम नहीं हो पाता तो ऐसे डिस्प्यूट जो है वो लेबर कोर्ट जाते हैं। ऐसी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे वर्कर सेफ्टी वगैरह के इश्यूज या और सारे इश्यूज जो है वो इनके पास आते हैं। एंड ऐसे ही जैसे हमने बात किया था हमारे लास्ट लेक्चर में, डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, याद है वो स्टोरी जो हमने की थी, पीटर और दूसरा कौन था, विजय। ठीक है, दोनों की हमने बात की थी यहाँ पे। तो डिस्चार्ज एंड डिसमिसिबल के इश्यूज जो है इनके पास जाते हैं। एंड ऐसे ही रॉन्गफुली अगर डिसमिस कर दिया तो वो सारे इश्यूज हो गए। ठीक है, तो एक बार ये जो हैंड आउट है उसमें आप जाके एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वहां पे सब कुछ मैंने फिर से आपको डिटेल में दिया हुआ है, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर ये चीज देख लेता है, इलीगल है स्ट्राइक या लॉकडाउन या लीगल है, ठीक है, तो वो भी लेबर कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, एंड ये सारे जो फंक्शन है, जो जो जिन जिन चीजों पे लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेबर कोर्ट की पावर्स या लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कौन से शेड्यूल में दिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, सेकंड सेकंड शेड्यूल। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब ऐसी थर्ड शेड्यूल जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वहां पर लिस्ट दी गई है कि कौन से डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कौन से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े इश्यूज आते हैं, जैसे वेजेस के रिगार्डिंग इश्यूज है, ठीक है, अलाउंसेस के रिगार्डिंग या वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग इश्यूज है, लीव विद हॉलीडे या विद वेजेस बोनस वगैरह का इश्यूज। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे कवर आते हैं। ठीक है, एक बार ये हैंड आउट में पढ़ लीजिएगा। एंड मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों से करना चाहता हूँ। मैंने कई बार अपने पिछले के लेक्चर्स में कमेंट में देखा है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई ना कोई लिंक पेस्ट कर देते हैं कि सर ये तो जो आपने हैंड आउट दिया है यहाँ से मटेरियल है या यहाँ से है। देखो, मैं बहुत आपको ध्यान देने वाली बात बोल रहा हूँ, ये गलती मत करो। जो आपको हैंड आउट दिया गया है वो अपने आप में पूरा है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से मटेरियल को जो है अच्छे से रिफाइन करके स्ट्रक्चर करके आपको दिया गया है। मैंने हमेशा बोला है जो हैंड आउट और क्लास लेक्चर आप देख रहे हो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि ये सोच के छोड़ दो कि ये तो वहां पर भी अवेलेबल है। ये कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ये जो बनाया है इसमें एक एक लाइन एक एक स्टेटमेंट प्रॉपरली बनाई गई है आपको, ताकि हम जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं ईपीएफओ के एग्जाम को, उसी को हम टारगेट कर सकें। ठीक है, तो ताकि हमारा बिल्कुल भी जो टाइम है वो भी खराब ना हो, और ईपीएफओ का जो हमारा ये एग्जाम है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, इसके लिए हमारा पूरा मटेरियल कवर अप हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कमेंट से बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ चीजें सिमिलर है बिकॉज ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से मटेरियल उठाया जाता है। ठीक है, तो बे रेट अगर मैं डायरेक्टली बे रेट दे दूंगा तो किसी को समझ में नहीं आने वाला, ना सीए वाले को समझ में आएगा ना एमबीए वाले को। और आप लोगों तो मैं इसीलिए बड़े इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि हम हैंड आउट को पढ़ के बस उसके बाद हमारे पास याद करने का तरीका रहे, एंड उसके बाद हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सफिशिएंटली सब कुछ कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, हैंड आउट को जरूर पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर एंड हैंड आउट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल पे। नेशनल ट्रिब्यूनल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। उनको जो लगता है कि अगर हमें ट्रिब्यूनल्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ने बनाए भी हैं, कई सारे बने हुए हैं, वो लिस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी। एंड ऐसे ही यहाँ पर इनके पास जो इश्यूज आते हैं वो है मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज जो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही हैं, ठीक है, तो वैसी इंडस्ट्रीज मोर देन वन स्टेट में उनका काम चल रहा है तो नेशनल लेवल पे इशू बन जाता है, बिकॉज दो स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। नेशनल ट्रिब्यूनल में जब वो आएंगे तो उस इशू का निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है, हमने प्रोसेस अभी देख लिया, काउंसिलेशन का भी देख लिया, एंड इसके बाद हमने हमारा जो है आर्बिट्रेशन का प्रोसेस भी देख लिया, और उसके बाद हमने एडजुडिकेशन में भी प्रोसेस देख लिया है। ठीक है, एंड हम अब आगे चलते हैं। चलिए अब बारी आ गई हमारे हाजमोला की। चटकारा लेके अब सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने सब कुछ देख लिया, आपने देख लिया वर्कर्स कमेटी या वर्क कमेटी क्या काम कर रही है, काउंसिलेशन कैसे काम कर रहा है। अब हमने देखना बेसिकली प्रोसेस चलता कैसे।
अब देखो, मान लो कि कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुरू हुआ, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को क्या होते हैं, जो वो इश्यूज जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, पूरी फैक्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ इंडिविजुअल इश्यूज भी हो सकते हैं। मैंने बात आपको बताई थी, कुछ इंडिविजुअल इश्यूज भी हो जो है, सिर्फ एक एम्प्लॉय को इफेक्ट करने वाले इश्यूज भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। कौन से हैं वो? जैसे हमने बात किया था डिसमिस का, डिस्चार्ज का, रिट्रेंचमेंट का, एक को कर दिया है, चार को कर दिया, ठीक है, वो सारे इश्यूज। तो अब हम शुरू हो जाते हैं, हम देखते हैं प्रोसेस ये काम कैसे करता है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आया यहाँ पर, अब वर्कर कमेटी के पास पहले जाएगा, ये अपने लेवल पे कोशिश करेंगे उनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। अब हमको पता है कि इनके पास बहुत सारी पावर नहीं है, ये छोटे मोटे इशूज तो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, वो है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। अब ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। हम रिवाइज भी करेंगे और डाइजेस्ट भी करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब क्या है, कॉन्सिलेशन कौन कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके लिए अपने आप जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं कॉन्सिलेशन ऑफिसर। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा। अब ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बाद कि अपने लेवल पे डिस्प्यूट सेटल नहीं कर पाया, 14 दिन में इसने रिपोर्ट दे दी कि नहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रहा मुझसे, अगर हो गया है तो वो जो सेटलमेंट है उसकी कॉपी आगे गवर्नमेंट को भेज देगा। तो फिर नेक्स्ट आएगा बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। तो अब ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अगर चाहें तो वो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के पास भी आ सकते हैं कि आप लोग हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करा दो, हम दोनों को आपके ऊपर भरोसा है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नीड बेसिस पे, कि अगर उनको लगता है कि बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन का जरूरत है। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन का बहुत ज्यादा प्रेफर इंडिया में नहीं किया जाता। इंडिया में बस कॉन्सिलेशन ऑफिसर तक जाते हैं, उसके बाद जो है गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं डायरेक्टली, या फिर आर्बिट्रेशन में या फिर कोर्ट में चले जाते हैं। अब इसके बाद हमने देखा था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। अब मुझे कमेंट लाइव चैट में फटाफट बताओ, जिस टाइम पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है उस टाइम पे स्ट्राइक या लॉकडाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? यस एंड नो, यस और नो में बताओ, क्या जिस टाइम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है उस टाइम पर लॉकडाउन या स्ट्राइक की जा सकती है या नहीं? ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स, ठीक है, लाइव चैट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे आप इनको क्या करना है, 6 महीने में रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है। लाइव चैट में आप तब तक आंसर दो, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। 6 मंथ्स में आगे रिपोर्ट सबमिट करनी है। एंड फिर अब यहाँ पे गवर्नमेंट देखेगा इनकी रिपोर्ट आने के बाद कि क्या इन लोगों को बोलना है कि कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में जाओ, या फिर इन लोगों को कोर्ट ही जाने दो कि कोर्ट से सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में बात नहीं बनती तो उसके बाद भी ये कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट में कहाँ कहाँ जा सकते हैं? लेबर कोर्ट जा सकते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं। हमने देखा था सबकी पावर अलग अलग जो शेड्यूल है उसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपने हैंडआउट में पढ़ लेने, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा एक अलग से जो डिफरेंट प्रोसेस था वो था आर्बिट्रेशन का, कि दोनों ने आपस की रजामंदी से एक मध्यस्थता कराने के लिए किसी को बुला लिया है, मीडिएशन कराने के लिए, ठीक है। तो वो इनके बीच में करा रहा है, तो ये वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो हमने देखा था सेक्शन 10A में दिया हुआ था, ठीक है। तो होप आप लोगों को हजम हो गया अभी क्या बोला मैंने। एंड जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, दैट इज गुड। इसका करेक्ट आंसर था कि उस टाइम पर लॉकडाउन और स्ट्राइक जो है किए जा सकते हैं जिस टाइम पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। बाकी किसी प्रोसेस में आप जो है स्ट्राइक या लॉकडाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ टाइम फ्रेम्स दिए हैं, हैंड आउट में डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर प्रोसेस, ये सारा इस प्रोसेस इस तरह से चलता है, ठीक है। एंड ये एक दो यहाँ पे कुछ मैं सिंपल तरीके से आपको समझाया, तो ज़्यादा टेक्निकल मत जाइएगा, ये एक दो स्टेप इधर उधर भी यहाँ पर गवर्नमेंट या दोनों एम्प्लॉय अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अभी हमारा हो गया है टॉपिक, हमने देख लिया है कि क्या क्या तरीके होते हैं कॉन्सिलिएशन या आर्बिट्रेशन या एडजुडिकेशन के थ्रू कैसे इश्यूज को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि इस सारे प्रोसेस में या स्ट्राइक या लॉकडाउन के प्रोसेस में जो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, अगर वहां पर कुछ इशू आता है, अगर वहां पर कुछ बातें लॉ की नहीं मानी जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये ध्यान में रखना इस चीज को, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं बार बार कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन से एक्ट में दी हुई है। तो हमारा आंसर होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी घुमा के पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 5 में दी हुई है। शेड्यूल 5 में क्या दिया है? शेड्यूल 5 में लिस्ट दी हुई है कि कौन से जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या कौन से लेबर प्रैक्टिसेस जो है वो अनफेयर काउंट की जाएंगी, ठीक है, अंडर दिस एक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर्स की ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो वो जो भी प्रैक्टिसेस कर रही हैं वो कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है। एंड दूसरा हमको दिया हुआ है एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज की ट्रेड यूनियन, ये कौन से ऐसे काम कर रही हैं जिसको हम अनलॉफुल अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होगी। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम बात करें ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन। अब ये ट्रेड यूनियन हमने देखा था कि ये कौन सी होंगी, ये वही होंगी जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड हो ये भी हो सकती हैं एंड अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, नो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और ट्रेड यूनियन वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंदर होती है, हमने वो ऑलरेडी हमारे लेक्चर में कवर अप कर लिया है। वो एक्ट था हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है। ध्यान रखिएगा चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो वो इस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। एंड ऐसे ही दूसरा अगर ऐसा कुछ होता है कि वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आ रहे हैं चाहे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, तो प्लेंटीज भी लगेंगी। अभी प्लेंटीज कौन सी है ये आपको जो है ये सारी लिस्ट अवेलेबल रहेगी हैंडआउट में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। प्लेंटी है क्या बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। प्लेंटी इसमें है कि जो जेल हो सकती है एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ, ठीक है। मतलब 6 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर 1,000 रुपए का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बोथ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी से मत जाइएगा, हमसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इतना। वैसे बता देता हूँ कि ये 6 महीने एक पर भी हो सकता है या फिर 10 पर भी हो सकता है या 100 लोगों के ऊपर भी हो सकता है, एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉई हो। एंड ऐसी 1,000 रुपए जो यहाँ पे फाइन रखा है मैक्सिमम, वो एक के ऊपर भी हो सकता है वर्कर की अगर हम बात करें, या फिर 100 के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। एक एक को 1,000 रुपए मैक्सिमम, दैट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ये कोर्ट के ऊपर है। इसमें हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि 6 महीने की मैक्सिमम जेल, 1,000 रुपए का मैक्सिमम फाइन, या फिर दोनों हो सकता है कि 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए का फाइन, दोनों, ठीक है। चलें आगे चले। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 5 शेड्यूल कौन से हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जिसकी हम बात कर रहे थे। रिवाइज कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सबका बता दिया सबके बारे में। अब पहला इसमें है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था, दैट इज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उसकी लिस्ट दी हुई है शेड्यूल 1 में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल 1 में लिस्ट है इसका। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, जुरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट, ठीक है, कि लेबर कोर्ट किस किस चीजों के ऊपर जजमेंट दे सकता है, कौन किस तरह के केसेस उनके पास आ सकते हैं, वो है शेड्यूल 2 में, ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 3 में बेसिकली दिया हुआ है मैटर वो जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जो मैटर्स जाएंगे वो शेड्यूल 3 में दिया है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। शेड्यूल 4 में क्या दिया है, यहाँ पर दिया कंडीशन ऑफ सर्विसेज, कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर चेंज। अब ये मैंने आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो कई सारी कंडीशंस होती हैं सर्विसेज की जिन जो एम्प्लॉयर टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। उनमें से कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि अगर वो कंडीशंस आप चेंज कर रहे हो तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने वर्किंग आवर्स चेंज कर दिए, ठीक है। अब विंटर्स का टाइम है, आपने अलग वर्किंग आवर्स कर दिए, समर्स में अलग वर्किंग आवर्स रखे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है इन वर्किंग आवर्स की ये आपको देनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका ऑफिसर्स हैं उनको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल, अगर आपने फॉर एग्जांपल जो आपके यहाँ पे कैंटीन है उसका मेन्यू आपने चेंज कर दिया, ठीक है, तो मेन्यू आपको उसको नोटिफाई कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल था। तो ये वाली जो चीज़ें ये वाला ये शेड्यूल 4 में दिए कि कौन कौन सी वो चीज़ें जिसके लिए आपको नोटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो है शेड्यूल 4 में, ठीक है। शेड्यूल 5, ये शेड्यूल 5 अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज लिस्ट है यहाँ पर हमारे पास कौन सी कि कौन से अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल, यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया। एंड ये बस आपका रिवीजन भी मैंने साथ ही करवा दिया है। आज हम क्वेश्चंस नहीं लेने वाले, बट आप लोग का एक क्वेरी रहता है काफी टाइम से, मैं देख रहा हूँ कमेंट में आता रहता है, लाइव चैट में भी, वो मैं एक बार फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेरी हमेशा रहता है कि सर क्या आप सारे 44 के 44 लेबर लॉज, क्योंकि मैंने एक बार बताया था आपको कि 44 लेबर लॉज या इंडस्ट्रियल लॉज हमारे पास है इन टोटल, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो जो है 4 लेबर कोड्स में जो है वो डिवाइड करने जो है मर्ज करने वाली या उसको सबस्यूम करने वाली है 4 लेबर कोड्स में,
ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि हम 44 तो नहीं करेंगे बिकॉज ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर अप कर रहे हैं। अभी जैसे हमने ट्रेड यूनियन एक्ट कर लिया है और आज हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी खत्म कर दिया है, कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं हम साथ साथ और एक्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अभी 24 अप्रैल की ये न्यूज़ है, 24 अप्रैल 2020 की न्यूज़ है कि जो ये देखो, एक हमारा जो ऑलरेडी लेबर कोड ऑन वेजेस है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास हो चुका है, ठीक है। एंड दूसरा और बाकी के जो 3 है, क्योंकि 4 कोड्स बने हुए हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, देख लेना वहां पर, ठीक है। तो उसमें आपके जो बाकी के 3 है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए हुए हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को गए हैं, जो पार्लियामेंट की कमेटीज होती हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो इनको गए हुए हैं। तो अब ये यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो बनी है इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि 4 है ना, एक हो गया हमारा लेबर कोड ऑन वेजेस एंड दूसरा ये है लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। अब इसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है एंड अब इसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो हो सकता है इस पे भी डिस्कशन वगैरह हो एंड ये वहां से अप्रूव हो जाए, मतलब पास हो जाए, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास 3 जो एक्ट है वो ये सबस्यूम कर लेगा, अपने अंदर संभालेगा, ठीक है। वो कौन से? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट 19 यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट जो है यहाँ पे 1946 दिया गया है, बेसिकली ये अपडेटेड करने के बाद है, अदरवाइज हम इसको 1926 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1926 में जिस टाइम फर्स्ट टाइम आया था उसके बाद तो इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स होते ही रहे। एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1926, ठीक है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है हम ये करेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में इसको भी हम कवर अप करेंगे। तो बेसिकली ये 3 एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ये तीनों एक ही में अब आ जाएंगे, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, बट अभी जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती तब तक आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हम 44 एक्ट नहीं करेंगे, हम वो सारे जरूर करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले जो एग्जाम में आ सकता हो, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे आज का टॉपिक, हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो मैकेनिज्म दिया है वो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब हमारा सारा जो मैकेनिज्म जो बाय लॉ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया था वो सब कुछ तो कवर अप कर लिया हमने, बट अभी हम दूसरा एक तरीका देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, कि आपको इस सारी लीगैलिटीज में या फिर इस सारे प्रोसेस में पढ़ना ही ना पड़े। प्रिवेंशन मतलब आपको प्रिवेंट ही कर लो, आप इस समय पढ़ो ही ना, कि ऐसी सिचुएशन बनाओ कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो ही ना, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे ये काम किया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो ही ना, और अगर कुछ पॉसिबिलिटी बन भी रही है तो उसे वहीं पर ही अपने इंडस्ट्री के लेवल पे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लेवल पर ही कैसे वर्कआउट करके खत्म किया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड जो भी लाइव चैट में एक्टिव रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम, एंड आप लोगों को मैंने लाइव चैट में ही रिप्लाई भी कर दिया है। एंड जो अब इस लेक्चर को बाद में देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आपने जाके मुझे जो भी फीडबैक है आपका देना है। एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आपको लाइक तो करना ही है, आप लोग ऑलरेडी बहुत पसंद कर रहे हो, ठीक है। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम आगे भी ऐसी करते रहें। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि अब आपका आगे ऑलरेडी टेस्ट शेड्यूल हो रखा है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होना है इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही टेस्ट होना है, ठीक है। तो उस पर हमने 50 क्वेश्चंस का टेस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली उन बच्चों को एक्सेस मिला हुआ है जिन्होंने टेस्ट सीरीज हमारी एनरोल की हुई है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर लो, ताकि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का टेस्ट होने वाला है 50 क्वेश्चंस का, एंड उसमें पूरी टेस्ट सीरीज भी है, तो वो पूरी टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।